नमस्कार। आज हम गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। गुप्तकालीन अभिलेखों, मुद्रा साक्ष्यों और साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो वह थी सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगर केंद्रीय शासन की हम बात करें तो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। सिद्धांततः राजा की सारी प्रशासनिक शक्तियाँ, राज्य की जो थी जितनी भी प्रशासनिक शक्तियाँ थी वो उसी में केंद्रित थी। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैनिक मामलों का प्रधान था, लेकिन उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं था। वह धर्म प्रवर्तक या कानून का पालक माना जाता था। जनता की सुरक्षा करना, वर्ण व्यवस्था और धर्म की रक्षा करना उसका मुख्य कर्तव्य था। गुप्त शासकों ने गौरवपूर्ण उपाधियों जैसे कि महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर जैसी उपाधियां जो हैं, इनके द्वारा जनता के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित किया। इन उपाधियों से विदित होता है कि गुप्त शासकों के अधीन अनेक छोटे राजा थे तथा गुप्त राजा देवता के सदृश था। गुप्त राजाओं की तुलना सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु आदि से की गई है। राजा युवराज, मंत्री परिषद और नौकरशाही की सहायता से शासन करता था। कालिदास ने मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। मंत्री सामान्यतः उच्च वंश से नियुक्त किए जाते थे। इनका पद बहुधा वंशगत होता था। इनका मुख्य कार्य विभिन्न विभागों की देखभाल करना और राजा को मंत्रणा देना था। कभी कभी एक ही मंत्री को एक से अधिक विभाग सौंपे जाते थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि हरिसेन एक साथ कुमारामात्य, संधि विग्रहिक और महादंडनायक का कार्य करता था। गुप्तों की नौकरशाही जो थी वो मौर्यों जितनी विशाल या सुसंगठित नहीं थी। इस नौकरशाही को अमात्य के नाम से भी जाना जाता था। अमात्य का पद अधिकतर ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित रहता था, लेकिन अन्य वर्णों के व्यक्तियों को भी इस पद पर नियुक्ति दी जाती थी। गुप्त काल में अधिकारियों का पद वंशानुगत बन गया। उन्हें वेतन के रूप में नगद राशि से ज़्यादा भूमि दी जाती थी। गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारियों में महासेनापति, रणभांडागारिक। ये जो रणभांडागारिक था, ये सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी था। इसके अलावा महाबलाधिकृत जो कि एक सैनिक अधिकारी था, दंडपार्षिक जो कि पुलिस विभाग का प्रधान था, महादंडनायक यह युद्ध और न्याय विभाग का कार्य देखने वाला, महासंधि विग्रहिक जो कि युद्ध और शांति या वैदेशिक नीति का प्रधान था, विनय स्थिति स्थापक जो शांति व्यवस्था का प्रधान था, महाभंडागाराधिकृत जो कि राजकीय कोष का प्रधान था, महाक्षपटलिक जो कि अभिलेख विभाग का प्रधान था, सर्वाध्यक्ष यह केंद्रीय सचिवालय का प्रधान था, महाप्रतिहार जो कि राजप्रसाद जो था उसका मुख्य सुरक्षा अधिकारी था, ध्रुवाधिकरण ये कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान था, और अग्रहारिक जो कि दान विभाग का प्रधान था। और भी अन्य अधिकारी थे जिनका कि उल्लेख किया जा सकता है। केंद्रीय शासन के विभिन्न विभाग, अधिकरण होते थे जिनकी अपनी मुद्राएं होती थी। कुमारामात्य के पदों पर राजवंश से संबंध व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे। गुप्त शासकों का अपना सैनिक संगठन विस्तृत नहीं था। युद्ध के मौके पर सामंत और अधीन शासक जो थे उन्हें सैनिक सहायता देते थे।
मौर्यों की तरह गुप्तों का अस्त्र शस्त्रों के निर्माण और उनके रखने पर राज्य का नियंत्रण या एकाधिकार नहीं था। इस समय की जो न्याय व्यवस्था थी वो अच्छी थी। राज्य के न्यायालय के अतिरिक्त पुग, श्रेणी और कुल न्यायालय जो थे ये भी मुकदमों का निपटारा करते थे। दंड विधान कठोर न होने के बावजूद अपराध कम होते थे। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत भूमि कर जैसे कि भाग, भोग, उद्रंग, ऊपरी कर, हिरण्य इत्यादि था। राज्य सामान्यतः उपज का 1/6 भाग जो है कर के रूप में लेता था। जुर्माना, उपहार, शुल्क इत्यादि से भी राज्य को आमदनी होती थी। राजस्व का एक बड़ा भाग राज परिवार के सदस्यों, अधिकारियों और दान पुण्य के कामों में व्यय होता था। अब हम बात करेंगे प्रांतीय शासन के बारे में। गुप्त साम्राज्य प्रशासकीय सुविधा के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था। केंद्र के द्वारा शासित क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश या राष्ट्र कहलाती थी। अभिलेखों में सौराष्ट्र एवं सुकुली का उल्लेख देश के रूप में हुआ है। इसका शासक गोप्ता होता था। देश भुक्ति में बंटा था। अभिलेखों में पुंड्रवर्धन भुक्ति अर्थात उत्तरी बंगाल, वर्धमान भुक्ति यानी कि बंगाल, तीर भुक्ति यानी कि तिरहुत, मालवा भुक्ति यानी कि मध्य प्रदेश, कौशाम्बी भुक्ति, सौराष्ट्र, मगध या श्रीनगर भुक्ति इत्यादि के नाम मिलते हैं। भुक्ति जो था इसका प्रधान ऊपरिक कहलाता था। भुक्ति से छोटी इकाई विषय थी जिसका शासक विषयपति था। अभिलेखों में एरिकीन, अंतर्वेदी आदि विषय जो हैं इनका उल्लेख किया गया है। विषयपति विषय परिषद की सहायता से शासन करता था। इस परिषद के सदस्य नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ होते थे। विषय को वीथियों में बांटा गया था। वीथी की समिति में भूस्वामियों एवं सैनिक कार्यों से संबंध व्यक्तियों को रखा गया था। गुप्तों ने पहली बार इतनी व्यवस्थित प्रांतीय शासन की व्यवस्था की। अब बात की जाए स्थानीय शासन की, तो प्रांतीय शासन की तरह गुप्तों की स्थानीय व्यवस्था जो थी वह भी सुसंगठित थी। वीथी से छोटी इकाई पेट कहलाती थी। पेट जो है ये अनेक गांव जो थे इनके समूह को कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई गांव थी। ग्रामपति या ग्रामिक, मेहतर, अष्टकुलाधिकारी, कुटुंबी, तलवारक इत्यादि अधिकारियों की सहायता से गांवों की व्यवस्था देखता था। नगरों का प्रशासन नगरपति, जिसे कि पुरपाल या द्रांगिक भी कहा जाता था, नगर सभा की सहायता से करता था। नगरों के प्रशासन में व्यापारी और शिल्पी संघ जो था ये भी प्रमुख हिस्सा लेते थे। ये अपनी मोहर भी जारी करते थे। वैशाली से ऐसी अनेक मोहरें उत्खनन के दौरान मिली हैं जिनमें पता चलता है कि वैशाली के नगर प्रशासन में कुलीकों, श्रेष्ठियों और सार्थवाहों के निगमों की मुख्य भूमिका थी। गुप्त शासन व्यवस्था के दौरान विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति तीव्र हुई। एक तरफ राजा का पद ज़्यादा गौरवमय बन गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई। अधीनस्थ शासक और सामंत ज़्यादा बलवान हो गए। उन्हें राजा के अनेक अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो गए, जैसे कि शासन करने का, सेना रखने का, सिक्का और मुद्रा जारी करने का, अभिलेख खुदवाने का और भूमि दान करने का।
इस व्यवस्था में विघटनकारी तत्व विद्यमान थे, जो कि राजा की शक्ति कमज़ोर पड़ते ही बलवान हो गए, जिन्होंने साम्राज्य का विघटन पूरा कर दिया। थैंक यू।